जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा था जिसमें हमने प्रोटोजोआ के जो करेक्टर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में आज की क्लास में जो प्रोटोजोआ है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए उसकी क्लासेस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटोजोआ को कितनी क्लासों में डिवाइड किया गया है और किस आधार पर, यही आज का टॉपिक रहने वाला है, यही आज की क्लास होने वाली है। तो प्रोटोजोआ जो था, संघ प्रोटोजोआ जो प्रोटिस्टा से निकल के आया है, उसके जो क्लासेज हैं, वर्ग हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बिना समय व्यतीत करे हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। संघ प्रोटोजोआ को गमन अंगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमने बात की थी कि संघ प्रोटोजोआ के जंतु परजीवी भी थे, स्वतंत्र जीवी भी थे, जलीय, साइटोप्लाज्मिक, उनमें संगठन का स्तर था, साइटोपेग, साइटोस्टोम नाम के जो अंग थे उनमें काफ़ी करेक्टर हमने बात करी थी। उसके बाद में फिर हमने बात की थी कि संघ प्रोटोजोआ के जो जंतु हैं वो गमन दर्शाते हैं, लोकोमोशन दर्शाते हैं। तो गमन के लिए अलग अलग जो क्लासेज हैं उन प्राणियों में अलग अलग प्रकार के लोकोमोटिव जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो गमन अंग सूडोपोडिया भी थे, फ्लैजिला भी थे और सीलिया भी थे। तो गमन अंगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर संघ प्रोटोजोआ को 4 क्लासों में डिवाइड किया गया है। 4 क्लासें बनाई गई है संघ प्रोटोजोआ की, जिसमें पहली है मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। पहली क्लास है फ्लैजिलेटा। नाम ही फ्लैजिलेटा है, अर्थात फ्लैजिलेटा ऐसे प्राणी जिनमें गमन के लिए फ्लैजिला पाई जाती है। पहला कैरेक्टर देखो फ्लैजिलेटा का, स्वतंत्र जीवी हैं, जलीय भी हो सकते हैं और परजीवी। पहला कैरेक्टर फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेट, गमन के लिए फ्लैजिला पाई जाएगी। दूसरा, गमन के लिए 1 या 2 धागे समान फ्लैजिला। गमन जो होगा, लोकोमोशन जो होगा वो किसके द्वारा होगा? कशाब के द्वारा होगा, फ्लैजिला के द्वारा होगा। और कशाब के द्वारा या फ्लैजिला के द्वारा गमन होने के कारण इन प्राणियों को मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा क्लास में रखा गया है। ठीक है। दूसरी या तीसरा जो कैरेक्टर है, शरीर पर पेलिकल। हमने बात की थी कि संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं के बाहर, शरीर के बाहर एक आवरण पाया जाता है जो आवरण किसका बना होता है? पेलिकल का। तो इन जंतुओं के शरीर के बाहर भी पेलिकल का आवरण होगा, पेलिकल के आवरण से ढके होंगे। जनन की बात करें तो जनन सेक्सुअल, लैंगिक जनन पाया जाएगा, लैंगिक जनन अनुपस्थित, लैंगिक जनन अनुपस्थित। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लैजिलेटा में युगलिना आएगा, जिसको मिश्र पोषी भी कहते हैं। मिश्र पोषी क्यों? इसमें स्वयं पोषी भी और परपोषी दोनों, परजीवी दोनों प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, क्योंकि जो युगलिना ही एक ऐसा जंतु है जिसमें प्लास्टिड पाया जाएगा, इसलिए ये स्वयं पोषी पोषण भी करेगा और परजीवी प्रकार का पोषण भी करेगा। यह लिखा है ना मैंने कि पादपों एवं जंतुओं की योजक कड़ी है। पादपों एवं जंतु मतलब इसमें प्लांट्स के कैरेक्टर भी हैं और एनिमल के कैरेक्टर भी हैं, इसलिए पादप और जंतुओं की योजक कड़ी है। मैस्टिगोमोइवा जो प्रोटोजोआ और फोरिफेरा की योजक कड़ी माना गया है। ट्राइपोसोमा गेम्बियोसस, ट्रिपोसोमा, ये जो है मनुष्य में अफ्रीकी निद्रालु रोग प्रेरित करता है या अफ्रीकी निद्रालु रोग उत्पन्न करता है। तो पहली क्लास हमारी थी बेटा फ्लैजिलेटा, स्वतंत्र जीवी हैं, जलीय हैं और पेलिकल का आवरण है, धागे समान कसाब पाया जाता है। और जनन की बात करें तो जनन अलैंगिक प्रकार का और लैंगिक प्रकार का जनन इनमें एब्सेंट होता है। दूसरी जो क्लास थी सार्कोडिना या राइजोपोडा। सेकंड जो क्लास है वो है सार्कोडिना, स्वतंत्र जीवी हैं, जलीय हैं, अर्थात परजीवी भी हो सकते हैं ये। गमन की बात करें तो सूडोपोडिया, सूडोपोडियल मतलब इनमें सूडोपोडियल लोकोमोशन पाया जाएगा, कूटपाद के द्वारा इनमें गमन होगा। इनमें जो गमन था वो कशाब के द्वारा है, इनमें गमन है वो कूटपाद के द्वारा, शरीर नग्न या कवच द्वारा। अगर या तो शरीर के ऊपर पेलिकल आवरण नहीं होगा और अगर कवच होगा तो किसका होगा? वो पेलिकल का। जनन की बात करें तो जनन अलैंगिक, और अलैंगिक की भी अनेक विधियां हैं, खंडन, बहुविखंडन, द्विविखंडन, मुकुलन, हमने बात करी थी जब संघ प्रोटोजोआ के कैरेक्टर की। तो अलैंगिक जनन होगा, लेकिन वो कौन सी विधि द्वारा? यहाँ पर भी अलैंगिक जनन कौन सी विधि द्वारा? द्विविखंडन द्वारा। और राइजोपोडा की जो प्राणी हैं उनमें भी अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा। लैंगिक जनन एब्सेंट रहेगा, इनमें लैंगिक जनन अनुपस्थित रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, अंगुली समान कूटपाद पाए जाएंगे अमीबा में, जिनको
जिनको लोबिडिया इनको प्रेजेंट होता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्विरूपी या द्विपोषी अमीबीय पेचिस के लिए जिम्मेदार होता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका पेचिस रोग फैलाता है मनुष्य में। और एंट अमीबा जिंजिविलिस ये पायरिया जो डिजीज होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। 2 क्लासों की बात होगी। पहली क्लास अपनी फ्लैजिलेटा, नाम फ्लैजिलेट कसाबी युक्त गमन। दूसरा कूटपाद द्वारा जो राइजोपोडा क्लास में। तीसरी बात करें तो तीसरी क्लास है सीलिएटा, नाम ही सीलिएटा है, मतलब गमन किसके द्वारा होगा? सीलिया के द्वारा। ऐसे प्रोटोजोन्स जिनमें गमन सीलिया के द्वारा है तो वो क्लास सीलिएटा से बिलोंग करेंगे। पहला कैरेक्टर इनका है स्वतंत्र जीवी है, जलीय प्राणी है, गमन असंख्य सीले द्वारा। देखो यहां और यहां एक बात है, यहां पर कसाब जो मिलेगी 1 या 2, क्योंकि कसाब का नेचर ऐसा है, कसाब संख्या में कम लेकिन लंबाई में लार्ज स्केल के होते हैं, जबकि सीलिया जो होती हैं वो लंबाई में ये लंबाई में अधिक होते हैं और संख्या में कम होते हैं, जबकि सीलिया जो होते हैं वो संख्या में बहुत अधिक होते हैं। तो लिखा है इसने कि असंख्य संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। शरीर पर पेलिकल का आवरण, शरीर के चारों ओर पेलिकल का एक आवरण होगा। जनन अलैंगिक और अलैंगिक में भी विखंडन विधि द्वारा। मैंने बताया था कि अलैंगिक जनन की अनेक विधियां हैं, खंडन, बहुविखंडन, द्विविखंडन और मुकुलन, लेकिन यहाँ पर विखंडन विधि द्वारा, मतलब टूट कर नया प्राणी बना लेता है। फिर बात करें लैंगिक जनन की, अगर लैंगिक जनन उपस्थित है तो वो संयुग्मन विधि द्वारा। द्विकेंद्रिकी होते हैं जो सीलेटा वर्ग के जो प्राणी हैं वो द्विकेंद्रिकी होते हैं, मतलब इनमें 2 केंद्रक देखने को मिलेंगे, एक कायिक केंद्रिक और एक जननी केंद्रिक। लिखा है इसमें कि ये 2 केंद्रक मिलते हैं, एक तो बड़ा केंद्रक, एक छोटा केंद्रक। जो बड़ा केंद्रक होता है वो कायिक कार्य करता है, इसलिए उसको सोमेटिक न्यूक्लियस बोलते हैं, और दूसरा जननी केंद्रिक वो छोटा होता है, उसको जर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। कोशिका मुख्य साइटोस्टोम और साइटोपेग, मतलब शरीर पर 2 छिद्र पाए जाते हैं, मुख्य के रूप में साइटोस्टोम और गुदा के रूप में साइटोपेग पाया जाता है। पेरामीशियम विषैले कप्पाकण पाए जाते हैं, पेरामीशियम विषैले कप्पाकण पाए जाते हैं, और पेरामीशियम ही एक ऐसा प्राणी है जो सीलेटा वर्ग के संघ प्रोटोजोआ में द्विकेंद्रिक की अवस्था दर्शाता है। ठीक है, चौथी बात करें तो वर्ग स्पोरोजोआ के सारे देखो, अभी यहां हमने बात करी कि इनमें गमन होगा तो फ्लैजेला के द्वारा गमन होगा, सूडोपोडिया के द्वारा गमन होगा, सीलिया के द्वारा, लेकिन ये अंतःपरजीवी हैं। तो अंतःपरजीवी हैं, शरीर के अंदर रहते हैं, तो इनमें लोकोमोटिव जो ऑर्गन होते हैं वो पाए ही नहीं जाते, गमन इनमें होता ही नहीं है। तो सभी अंतःपरजीवी होंगे और रोगजनक होंगे। ज्यादातर स्पोरोजोआ वर्ग के प्राणी जो हैं वो किसी न किसी रोग उत्पन्न करने के लिए, मनुष्य में या अन्य किसी प्राणी में रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। गमनांग अनुपस्थित, गमन नहीं है, क्यों? अरे गमन की जरूरत ही नहीं है बेटा, इनमें होते ही अंतःपरजीवी है। गमन अंगों की या गमन की जरूरत तो उसको पड़े जिसको चलना हो, जिसको चलना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, उनमें गमन अंगों की जरूरत ही नहीं होती। भाई जिसको जाना है उसके लिए भगवान ने पैर दिए हैं, लेकिन जो स्थिर रहता है उनको पैरों की कहाँ आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तो क्या है, गमन रोगजनक है, अंतःपरजीवी है, गमनांग अनुपस्थित है। सुरक्षा के लिए पेलिकल, इनके ऊपर तो पेलिकल का होना जरूरी है। क्यों? ये तो अंतःपरजीवी है, तो मान लो ब्लड में या मनुष्य के आंत्र में कहीं पर भी अंतःपरजीवी हो तो उनके जो अन्य पाचक एंजाइम है, जो पाचक रस है, वो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या अन्य जो कोई भी हानिकारक पदार्थ है अन्य प्राणी के शरीर में वो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये पहले से कवर्ड रहते हैं किसके द्वारा? पेलिकल के द्वारा। जनन की बात करें तो जनन अलैंगिक विधियों द्वारा, और अलैंगिक में बहुविखंडन। हमने बात करी कि चाहे विखंडन हो सकता है, बहुविखंडन हो सकता है, मुकुलन हो सकता है, कायिक जनन कोई भी हो सकता है। लैंगिक जनन अगर इनमें होगा तो संलयन विधियों द्वारा। प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है, द्विपोषीय रक्तपोषीय, मतलब इसके 2 प्लाज्मोडियम के, एक तो मच्छर और एक मनुष्य, मतलब 2 पोषक होते हैं, होस्ट होते हैं, मतलब ये 2 प्राणियों में अपना जीवन पूरा करता है। रक्तपोषी है, ये ब्लड चूसता है, मलेरिया उत्पन्न करता है, और इसका जो वाहक है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, मतलब ये मादा एनाफ्लीज मच्छर से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो इस प्रकार स्पोरोजोआ वर्ग के प्राणी हैं, इनमें गमन अंग थे ही नहीं। तो हमने आज बात करी कि संघ प्रोटोजोआ को गमन अंगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 4 क्लासों में या तो सूडोपोडिया के द्वारा गमन हो सकता है, या फ्लैजिला के द्वारा गमन हो सकता है, या सीलिया के द्वारा गमन, या गमन अंग होते ही नहीं है। तो गमन अंगों के आधार पर हमने 4 क्लासें करी बेटा। एक मैस्टिगोफोरा, या इसको फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं, दूसरी सार्कोडिना या इसको राइजोपोडा भी बोलते हैं, और तीसरी सीलिएटा, और चौथी स्पोरोजोआ।
हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं या हमारा जो क्लासिफिकेशन की सीरीज चल रही है, इसमें हम किसी भी संघ का, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे नेक्स्ट पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, कोई भी क्लासिफिकेशन करेंगे तो अप टू क्लासेस, मतलब वर्गों तक ही हम अध्ययन करेंगे, इसके आगे हम अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि वर्गों तक ही काफ़ी फिर बड़ा हो जाता है, क्लास भी बड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्लैजिलेटा में जो एग्जाम्पल है वो फ्लैजिलेटा में तो एग्जाम्पल है वो यूग्लिना है फ्लैजिलेटा का, ठीक है ना। सार्कोडीना या राइजोपोडा में जो एग्जाम्पल है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो पेचिस रोग उत्पन्न करता है। सिलेटा का मुख्य एग्जाम्पल है पैरामीशियम, चप्पल या फीते की आकृति का, चप्पल की आकृति का होता है, असंख्य मात्रा में इसमें सीलिया पाई जाती है, विषैले कप्पाकण भी इसमें पाए जाते हैं। और स्पोरोजोआ का जो प्रमुख एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, द्विपोषित है, रक्त पोषित है, मलेरिया उत्पन्न करता है। इस प्रकार आज की अपनी क्लास पूरी हुई। आपको एक बात और बता देता हूं, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी अपनी वो फोरीफेरा से संबंधित आएगी। फोरीफेरा के मुख्य कैरेक्टर पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर उनका क्लासों तक वर्गीकरण अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी को इससे संबंधित कोई बात पूछनी है या इससे संबंधित इंग्लिश या हिंदी में जो भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। कई बच्चे कह रहे थे सर आप थोड़ा सा हिंदी में यूज करो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको हिंदी में यूज किया है, नहीं तो पहले मेरी जो क्लास थी वो थोड़ी सी इंग्लिश मिक्स थी। दूसरी बात, ये जो क्लासिफिकेशन है ये 12th लेवल का भी है, 12th के विद्यार्थी भी इनको अध्ययन कर सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी में भी क्लासिफिकेशन है, इसमें भी आप अध्ययन कर सकते हैं, और 11th क्लास में भी ये है। तो कहने का अर्थ ये जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो जूलॉजी के हो, चाहे वो बायोलॉजी के हों, चाहे वो बीएससी के हों, चाहे 11th क्लास के हों, चाहे वो नीट के हों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आराम से ही वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, और आप चाहते हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आराम से अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए और बढ़िया सा आप अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर आप इसमें और भी कुछ सुधार चाहते हो या नए टॉपिक जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। इसके अलावा एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बच्चों के लिए, तो मिड टर्म के लिए जल्द ही आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाल दूंगा। जो पहले मैंने एक मेन एग्जाम के लिए डाली थी सेमेस्टर पे, उनमें भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो मिड टर्म के जो एग्जाम हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज बता दूंगा। आप अभी से उनकी तैयारी में लग जाओ। पहले थोड़ा सा ये 2-3 क्लासें क्लासिफिकेशन की करेंगे, उसके बाद में जैसे मिड टर्म का यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको जरूर ही अपलोड कर दूंगा नए क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।